बच्चों इसी में नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अभी जैसे हम लोगों ने पढ़ा प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, उत्पादक, कंज्यूमर्स क्या होते हैं, उपभोक्ता। इसी में बच्चों एक और आता है डिकम्पोजर्स या अपघटक। डिकम्पोजर्स या अपघटक क्या होते हैं? ऑब्वियसली यार, जो भी खाना आपका गिर रहा है या जो भी वेस्ट है, आप देखो सब कुछ दिनों में अपघटित होकर के एकदम डेड ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो जाता है और धीरे धीरे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब उसी भोजन को पूरी तरह से अपघटित करके CO2 और वाटर में कन्वर्ट कर देना, ये काम है बच्चों अपघटक का। और इसके लिए उत्तरदायी कौन है? उसके लिए उत्तरदायी है बच्चों यहाँ पे बैक्टीरिया और दूसरा है कवक। ठीक है, तो बैक्टीरिया और कवक यहाँ अपघटक कहलाते हैं। ये क्वेश्चन भी आया है बच्चों, आपसे पूछा गया है कि अपघटक के उदाहरण क्या है, तो बैक्टीरिया और कवक है। कभी आप ये नहीं कहेंगे चींटियां हैं या ये हैं, ये तो छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती हैं। कभी आप इसमें से अर्थवर्म या केचुए को नहीं बोलेंगे, ये भी छोटे छोटे पार्ट में खंडित करते हैं इसको। ठीक है, पूरी तरह से CO2 और वाटर में कन्वर्ट, पूरी तरह से CO2 और वाटर में कन्वर्ट करना, ये कहलाता है अपघटन। ठीक, तो अगला चलिए लिखते हैं। इसमें यहाँ पे आ जाएगा डिकम्पोजर्स या अपघटक। चलिए इसमें आ जाएगा बच्चों डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर्स या इनको हम कहते हैं अपघटक। चलिए डिकम्पोजर्स या अपघटक होते क्या हैं, चलिए इसकी बात करते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो भी कार्बनिक पदार्थ है उसको CO2 और वाटर में अपघटित कर देते हैं। राइट, तो चलिए इसको लिखते हैं फटाफट। कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ में जो है ये इसको कन्वर्ट कर देंगे CO2 और वाटर में। ठीक है, तो बच्चों पूरी तरह से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देना, इसको कहते हैं अपघटन। तो अपघटन ये होता है कार्बनिक पदार्थ को CO2 वाटर में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, इसके लिए उत्तरदायी कौन है? आपको उदाहरण लिखना है, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया और कवक। कवक को बेटा फंगाई कहते हैं। ठीक है, FUNGI, FUNGI फंगाई। ठीक है, चलो ये हो गया। ये तो उदाहरण सीधे आया हुआ, अंडरलाइन करो फटाफट, लिख लो इसको, अंडरलाइन करिए और डाल दीजिए नीट। ये उदाहरण में आया हुआ है कि अपघटक का उदाहरण क्या है। चलिए बच्चों इसमें नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है अपर्दक कहते हैं बच्चों, या डेट्रीवोर्स कहते हैं इनको। अपर्दक या डेट्रीवोर्स क्या होते हैं? मैंने कहा इन्होंने तो पूरी तरह से इसको क्या कर दिया, अकार्बनिक पदार्थों में रूपांतरित कर दिया। पोषक तत्व जो है वो यहाँ से क्या हो गए, मुक्त हो गए। इससे बच्चों इसको हम लोग यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो इनको मिनरलाइजर भी बोलते हैं, मतलब मिनरल में कन्वर्ट करना, मिनरलाइजर यानी मिनरल में ये कन्वर्ट कर देता है। या इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ऑस्मोट्रॉफ। कार्बनिक पदार्थों का अपघटन कर रहा है ना, उससे भोजन प्राप्त कर रहा है ना, जिसको ऑस्मोट्रॉफ भी कहते हैं। तो इसको लिख देंगे ऑस्मोट्रॉफ। ये दोनों अलग अलग वर्ड हैं बच्चों, ऑस्मोट्रॉफ। प्यारे बच्चों, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों साथ में इसलिए इस्तेमाल करती हूँ कि जो बच्चे हमारे इंटीरियर से पढ़ रहे हैं उनको भी कुछ इंग्लिश शब्दों का ज्ञान हो जाए और मीनिंग भी उसकी हिंदी में समझ में आ जाए। इसलिए मैं इन दोनों शब्दों को एक साथ इस्तेमाल करती हूँ। ठीक है, ताकि एग्जाम देने में कहीं प्रॉब्लम ना आए, आपको इंग्लिश के भी वर्ड पता हो, हिंदी के भी पता हो, और जब बच्चों आपका सिलेक्शन हो जाए तो आप MBBS की जब तैयारी कर रहे हो तो वहाँ इंग्लिश आपके लिए बीच में बाधा ना बने। इससे मैं साथ साथ करती चल रही हूँ। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़, अगर मैं यहाँ नहीं भी लिखती हूँ तो मैं साथ में बोल देती हूँ, इसको आप ध्यान रखें। क्लियर? चलिए बच्चों नेक्स्ट इसमें देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है डेट्रीवोर्स। डेट्रीवोर्स, डेट्रीवोर्स बच्चों कहते हैं इसको अपर्दक। अपर्दक बेटा ये क्या करता है, ये कार्बनिक पदार्थों को छोटे छोटे खंडों में विभाजित करता है। वो अपना भोजन तो ले लेगा लेकिन पूरी तरह से उसको अपघटित करके CO2 वाटर में कन्वर्ट नहीं करता, बल्कि छोटे छोटे खंडों में उसको तोड़ देता है, विखंडित कर देता है। तो यानी आपको यहाँ पे लिखना है डेट्रीवोर्स होते हैं वो भोजन इसी से प्राप्त करेंगे। और ये डेट्रीवोर्स क्यों कहा, अपर्दक क्यों कहा, क्योंकि अपरद
यानी मृत कार्बनिक पदार्थ से भोजन प्राप्त करते हैं और इसको खंडों में विभक्त कर देते हैं। इसमें कौन हो सकता है? देखो, केचुआ हो सकता है, कैरियन फ्लाई, मोटी मोटी मक्खियाँ देखिए ना कचरे पे उड़ती हुई, ये होती है, उसको अपघटित करती हैं, तो छोटे छोटे खंडों में विभक्त करती हैं। तो आप कह सकते हो केचुआ हो गया, दूसरा हो गया यहाँ पे कैरियन फ्लाइज या मक्खियाँ कहते हैं उसको। तीसरा होता है बच्चों बीटल, आप लोग देखते हो ना काला काला छोटा छोटा कीड़ा मोटा सा घूमता रहता है, वो इसको डिकम्पोज करता है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और एक होता है टर्माइट यानी दीमक, ये सब अपघटित करने का काम करते, छोटे छोटे खंडों में विभक्त कर देंगे। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट उदाहरण यहाँ पे लिख देती हूँ, या चलो ऐसे लिख देती हूँ। अपरदक या मृत कार्बनिक पदार्थ से भोजन प्राप्ति। ठीक, तो और जो अपरदक है इसको विभक्त करते हैं, विखंडित कर देंगे, ये विखंडित मतलब खंडों में जो इसको बांट देंगे, विखंडित पदार्थ में कन्वर्ट करेगा। इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो। इसका एग्जाम्पल होगा बच्चों अर्थवर्म यानी केचुआ, कैरियन मक्खियाँ मतलब मोटी वाली मक्खी जो कचरे पे उड़ती है, कैरियन मक्खियाँ। इसके अलावा बीटल्स होते हैं। बीटल की हिंदी मुझे नहीं आ रही, लेकिन काले रंग का छोटा सा गोल सा कीड़ा होता है जो कचरे पे होता है और उसको छोटे छोटे खंडों में विभक्त करता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर बीटल्स। और एक आता है टर्माइट यानी दीमक। आप लोग देखते हो ना, दीमक लकड़ी में लग जाती है, उसको अपघटित कर देती है, छोटे छोटे खंडों में या पाउडर में कन्वर्ट कर देती है। तो बच्चों इसमें आ जाएगा दीमक। चलिए, ये तो हो गया यहाँ पे डेट्रीवोर्स की किस तरह से जो है ये अपघटित करते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, इसके बाद जो है अब हमें पढ़ना है यहाँ इकोसिस्टम के 2 कैरेक्टर पढ़ने हैं। एक तो उसकी संरचना है और दूसरा जो है उसके क्या है, कार्य है। ठीक, तो अगला हम लोग देखते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में आपको 2 चीजें बतानी है, एक इकोसिस्टम की संरचना और दूसरे होते हैं इसके कार्य। बच्चों एक बात का ध्यान रखना, डायरेक्ट स्टेटमेंट मैं पहले तो हेडिंग यहाँ डाल दे रही हूँ, उसके बाद एक एक एक्सप्लेन करूंगी आपको। तो यही पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन कार्य में शामिल नहीं है। तो कार्य में शामिल नहीं है, संरचना का कोई एक ऑप्शन दे देगा और आपको बताना होगा। ठीक है, तो इससे डायरेक्ट है, इससे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। पहली बात तो यहाँ पे आपको देना है, या चलिए संरचना में अलग ही लिख देती हूँ। चलिए पहले हेडिंग डालते हैं संरचना। फंक्शन या संरचना। फंक्शन लिखते हैं, एक मिनट में गलत बोल रही हूँ। फंक्शन हो गया, कार्य को कहते हैं, और स्ट्रक्चर हो गया उसकी संरचना। तो यहां लिखेंगे स्ट्रक्चर, या इसको कहते हैं संरचना। इसमें से 1 बाय 1 जो हम लोग भाग लेते हैं उसी को बच्चों में साथ साथ लिखती चल रही हूं। आप ऐसे देखिएगा, संरचना में पहले जैव विविधता या जाति विविधता। देखो बच्चों, इकोसिस्टम है, पारितंत्र है, उसकी संरचना क्या होती है? बहुत सारे भिन्न भिन्न जाति के जीव रहते हैं और संरचना बनाते हैं। कुछ उत्पादक बन गए, कुछ क्या कहते हैं उपभोक्ता बन गए, कुछ अपघटक बन गए। एक तो इस तरह से हो गए, और विविध प्रकार भिन्न प्रकार के होते हैं। यानी जाति विविधता में आप लिखोगे भिन्न प्रकार की जातियों की उपस्थिति, ये भी तो संरचना बना रहे। तो आपको ऐसे ही लिखना है इसमें, भिन्न जाति, भिन्न भिन्न जातियों के
जीवों। थैंक यू स्टूडेंट, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली काफ़ी संख्या में स्टूडेंट हमारी वीडियोस को देख रहे हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं। बच्चों, आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को प्रेस करिए और अपना एनरोलमेंट कराइए। बच्चों, इसके साथ ही जिन बच्चों को यहाँ पर डाउट सेशन की भी ज़रूरत है, साथ ही मटेरियल्स की भी ज़रूरत है, वो सभी हमारे प्रीमियम कोर्सेज़ को भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। की उपस्थिति ठीक है, भिन्न प्रकार की जाति अलग अलग हैं। कोई इसमें उत्पादक बनेगा, कोई प्राथमिक उपभोक्ता, कोई द्वितीयक उपभोक्ता, कोई तृतीयक उपभोक्ता, कोई अपघटक बन गया, कोई अपरदकारी बन गया। अपरदक नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे अपरदकारी। अपरद सही है बच्चों, अपरदक होगा जो अपरद को छोटे छोटे खंडों में विभाजित करेगा। ठीक है, तो ये अपरदक ये हो गए, और अपरद कहते हैं इसको। यहाँ पे आप हटा दीजिएगा, अपरद कहेंगे। ठीक है, इंग्लिश में तो डेट्रीबोर्स है और ये डेट्राइटस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जाति विविधता के बाद अगला देखिए, स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन या इसको हम लोग कह सकते हैं, हिंदी में भी इसका दूसरा नाम है स्तरीकरण। ठीक है, तो स्तरीकरण लिख सकते हो आप, स्तरीकरण। स्तरीकरण क्या है? हर जीव को या प्रत्येक जाति के जीव को उसकी भिन्न पोष स्तर के आधार पे या उसकी स्थिति के आधार पर उसका ऊर्ध्व विभाजन, ये कहलाया जाता है स्तरीकरण। जैसे मैं बताती हूँ, पहले लिखिएगा, भिन्न जीवों का स्थिति के आधार पर ऊर्ध्व विभाजन। अब ये ऊर्ध्व विभाजन क्या होता है? किसी जीव को काट करके विभाजन नहीं किया जा रहा है, बल्कि ऊर्ध्व विभाजन, जैसे आप देखो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के क्वेश्चन आए हुआ है बच्चों, है ना। उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, उष्ण कटिबंधीय वर्षावनों में होता है क्या? तापक्रम सबसे ज्यादा है, वर्षा भी सबसे ज्यादा है। वर्षण कहते हैं हम लोग, वर्षण मतलब वर्षा भी हो रही है, या हो सकता है स्नोफॉल हो रहा हो, है ना, बर्फ गिर रही हो, तो ये भी सबसे ज्यादा है। इससे वहां उच्च तापक्रम और नमी ज्यादा होगी बच्चों। तो आप देखो सबसे नीचे क्या होगा? घास, एक स्तर पे घास हो गई, उसके ऊपर क्या हो गई? शाख हो गई, उसके ऊपर शुभ है, ये झाड़ियां जिसको कहते हैं, और सबसे ऊपर क्या हो गया? वृक्ष। स्तर हो गए ना बच्चों अलग अलग, बस इसी तरह से स्तरण करते हैं। तो यहाँ आप देखिए, जैसे आप लिखोगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। तो इसमें स्तरण देखिए, सबसे नीचे की ओर क्या है? घास, उसके ऊपर क्या है? शाख, उसके ऊपर क्या है? शुभ या झाड़ी कहते हैं, और सबसे ऊपर की ओर क्या हो जाएगा? वृक्ष। अब आप देखो स्तरण हो गया ना, वृक्ष सबसे ऊंचा नजर आ रहा है, उससे नीचे शुभ या झाड़ी है, उससे नीचे शाख है, और सबसे नीचे की ओर क्या है? घास है। ये आया हुआ है, इसको टिक करो और नीट डाल दो फटाफट, यहाँ डाल दीजिए नीट। चलिए अगला बच्चों देखते हैं, खड़ी फसल, या इसको कहते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग क्रॉप या इसको कहते हैं खड़ी फसल। स्टैंडिंग क्रॉप या खड़ी फसल क्या होती है? प्रति इकाई क्षेत्र में, प्रति इकाई समय में कुल, ये खड़ी फसल है ना,
तो आपको कहना है प्रति इकाई क्षेत्र में प्रति इकाई समय में कुल कार्बनिक पदार्थ की मात्रा या जैव भार टोटल को कहते हैं हम लोग। यही बच्चों क्या है यहाँ पर स्टैंडिंग क्रॉप है। और बच्चों ये परिभाषा आई हुई है, इसे इसको भी नीट डाल दीजिए आप पहले, बिना कोई देर किए हुए बच्चों नीट डाल दो जल्दी से। चलिए तो स्टैंडिंग क्रॉप बच्चों मैं एक चीज बता दूं, नीट का एग्जाम हो चुका है 2020 का, और जितना आप पढ़ रहे हैं 100% इसी के अंदर से क्वेश्चन आए हुए हैं। इससे ये अब श्योर हो चुका है कि आपको बाहर नहीं जाना है। जो चीज आप यहाँ पढ़ रहे हैं उसको पढ़िए प्लस एनसीईआरटी, इससे एक शब्द बाहर नहीं गया है। ठीक है, पूरा बॉटनी इसी से आया है बच्चों, पूरा जूलॉजी इसी से आया है, और या जो आप पढ़ रहे हो है ना एनसीईआरटी प्लस जो मैं पढ़ा रही हूँ, इससे पूरा बॉटनी आया हुआ है। इससे आप लोग जो है बिल्कुल भी परेशान ना हो, जितना पढ़ रहे हैं 100% क्वेश्चन इसी से कवर होंगे। बस आपको पढ़ते जाना है बेटा। एनसीईआरटी बहुत ध्यान से पढ़ना। एनसीईआरटी को त्वमेव माता चपिता त्वमेव करके भाई भरोसा करो और उसको पढ़ लो आप। ठीक है, चलिए स्टैंडिंग क्रॉप या खड़ी फसल क्या है, यहाँ आप लिखेंगे प्रति इकाई क्षेत्र में प्रति इकाई क्षेत्र में प्रति इकाई समय में प्रति इकाई समय में कुल कार्बनिक पदार्थ की मात्रा, कुल कार्बनिक पदार्थ की मात्रा, यानी पूरा हम लोग क्या लिख रहे हैं बच्चों, जैवभार लिख रहे हैं। ये सब जैवभार की परिभाषा है। प्रति इकाई क्षेत्र में प्रति इकाई समय में कुल कार्बनिक पदार्थ की मात्रा, और इसी को हम लोग कहते हैं जैवभार। ठीक है, ये परिभाषा बच्चों आई हुई है। अगला आप लिखेंगे स्टैंडिंग क्रॉप के बाद स्टैंडिंग स्टेट। स्टैंडिंग स्टेट यानी खड़ी स्थिति। चलिए इसमें देखते हैं क्या है बच्चों। जैसी परिभाषा वही है जैसे आपने अभी लिखा है, प्रति इकाई क्षेत्र में प्रति इकाई समय में कुल कार्बनिक पदार्थ की मात्रा। लेकिन अगर आपने इसमें अकार्बनिक पदार्थ की मात्रा लिख दी तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली स्टैंडिंग स्टेट है। ठीक है, चलिए तो इसमें जो है अगला लिखिए कुल अकार्बनिक पदार्थ की मात्रा, कुल अकार्बनिक पदार्थ की मात्रा प्रति इकाई क्षेत्र व प्रति इकाई समय में, प्रति इकाई समय में। इसको हम लोग कहते हैं स्टैंडिंग स्टेट। तो संरचना क्या क्या बन गई बच्चों, जाति विविधता बन गई, दूसरा स्ट्रैटिफिकेशन हो गया, तीसरा स्टैंडिंग क्रॉप हो गया, और फोर्थ हो गया यहाँ पर स्टैंडिंग स्टेट। ये तो संरचना बना रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों कार्य की, फंक्शन क्या है। चलिए तो यहाँ पे लिखिए, नेक्स्ट आता है इसमें ABCD कर देते हैं। ए तो हम लोगों ने पढ़ा, ये स्ट्रक्चर है। नाउ कम्स टू फंक्शन। फंक्शन का मतलब हो गया यहाँ पे कार्य। बच्चों यहाँ पे पहली बात तो फंक्शन को मैं एक साथ लिख देना चाहती हूँ, क्योंकि आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन पारितंत्र के कार्य में शामिल नहीं है। तो जिससे कार्य होने का बोध हो रहा है वो तो कार्य में आ जाएगा, और जो खाली संरचना बना रहे तो ये संरचना भाई कार्य थोड़ी है।
इसे इसमें से कोई एक उदाहरण डाल देंगे और आपको बताना पड़ेगा कि इनमें से कौन जो है बच्चों कार्य में शामिल नहीं है। तो डायरेक्ट आप पहले तो यहाँ लिख दीजिए, फंक्शन में सीधे क्वेश्चन आता है कौन से शामिल है, नीट डाल दीजिए यहाँ पर। बच्चों काफ़ी संख्या में डेली हमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि वी प्लीज़ इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, इस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाएं। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बच्चों हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे उसी टॉपिक की रिक्वेस्ट करते हैं जो ऑलरेडी हमारे चैनल्स पे दिए हुए हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी जो है उस चैनल पे जा कर के उन सारे वीडियोस का लाभ ज़रूर उठाएं। नीट। और फिर 1 बाय 1 हम लोग इसको पढ़ते चलेंगे। यहाँ पे आप डाल दीजिए, सबसे पहला है यहाँ पे उत्पादकता। उत्पादकता, दूसरा हो गया अपघटन। अपघटन, तीसरा हो गया बच्चों यहाँ पर ऊर्जा प्रवाह। ऊर्जा प्रवाह, और चौथा हो गया यहाँ पर पोषक चक्रण। इनमें से कोई एक चीज हटा देगा और इसमें ऊपर वाले पार्ट से जोड़ देगा और आपको बताना है कि निम्न में कार्य में कौन शामिल नहीं है। चलो पोषक चक्रण। चलिए इसमें सबसे पहले बच्चों लिखते हैं नंबर 1 प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता। प्रोडक्टिविटी या इसको हम लोग कहते हैं उत्पादकता। तो सबसे पहले तो प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता होती क्या है बच्चों? प्रति इकाई समय में, प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादित कुल भोज्य पदार्थ की मात्रा या भोज्य ऊर्जा की मात्रा, इसको हम कहते हैं उत्पादकता। इसको हम ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर प्रति वर्ष देखते हैं, या फिर आप कह सकते हो यहाँ पे किलो कैलोरी प्रति मीटर स्क्वायर प्रति वर्ष कह देते हैं। ठीक है, यानी मीटर स्क्वायर पर ईयर पर मीटर स्क्वायर में लेंगे टोटल, तो आपको लिखना पड़ेगा टोटल जो होगा वो ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, या लिखोगे किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, यानी 1 स्क्वायर मीटर में प्रति वर्ष कितनी उत्पादित जो है भोज्य पदार्थ की मात्रा है, इसको हम कहते हैं उत्पादकता। ठीक है, चलिए जल्दी से फटाफट देखते हैं बच्चों। पहले तो इसकी हम लोग डेफिनेशन लिख लें, तो आप लिखिएगा उत्पादित कुल भोज्य ऊर्जा, कुल भोज्य ऊर्जा प्रति इकाई क्षेत्र व प्रति इकाई समय में। ठीक है, इसको देखते हैं, यानी हम इसको लिखते हैं बच्चों कैसे, ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, या तो ऐसे लिखो और या फिर लिख सकते हैं हम किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ऐसा हो गया, ये तो प्रोडक्टिविटी है बच्चों। अब इसमें आती है कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है, प्राथमिक उत्पादकता और द्वितीयक उत्पादकता क्या है। प्राथमिक उत्पादकता भोज्य स्तर पे पादप स्तर पे देखते हैं, और द्वितीयक उत्पादकता हम लोग जो है वो जंतु स्तर पे देखते हैं। पहले तो मैं इसको नोट करती हूँ, जल्दी जल्दी देख लो। ये प्रोडक्टिविटी हम लोग यहाँ 2 टाइप की लिख रहे हैं बच्चों। नंबर 1 प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी प्राथमिक उत्पादकता। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या प्राथमिक उत्पादकता तो इसको हम लोग लिखेंगे पादप स्तर पर। ठीक है, उत्पादकता पादप स्तर पर। उत्पादकता पादप स्तर पर, पादप स्तर पर। ठीक है, दूसरा देखो, अगर यही चीज हम लोग बच्चों कहें कि सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है, तो आप कहोगे जंतु स्तर पर। ठीक है, तो मैं इसको यहां लिख रही हूं क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिटेल है। नंबर 2 सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी या द्वितीयक उत्पादकता। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, चलिए सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है, आप लिखिए उत्पादकता जंतु स्तर पर। उत्पादकता
जंतु स्तर पर, जंतु स्तर पर। ठीक है, ये बात समझ आई बच्चों। जब भी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहा जाए या आपसे प्राथमिक उत्पादकता कहा जाए तो आपको जो यहाँ पे पादप स्तर पे देखना है, और जब भी उत्पादकता आपसे द्वितीयक उत्पादकता की बात करें तो आपको बताना है जंतु स्तर पर उत्पादकता। भाई एक छोटा सा जंतु, इसको भी तो बड़ा जंतु खा रहा है, तो जब ये जंतु बड़ा हो रहा है तो इसमें भी तो बच्चों नए नए ऊतक बन रहे हैं ना। तो ये नए नए जो ऊतक बन रहा है यही तो अगले भोजन के रूप में इसके काम आ रहा है खाने के। इससे हम कहते हैं जंतु स्तर पर उत्पादकता। ठीक है, चलिए अब बच्चों यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा दो पार्ट है, हम लोग इसको बनाएंगे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। जैसे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की हम लोगों ने बात करी, तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के दो स्तर क्या है, आपको कहना है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या सकल प्राथमिक उत्पादकता। ये क्या होती है पहले मैं यहाँ नोट करती हूँ, आप इसको देखिए। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब हो गया सकल प्राथमिक उत्पाद, सकल प्राथमिक उत्पादकता। चलिए इसमें देखते हैं ये क्या होता है भाई। आप बताओगे पादप स्तर पर उत्पादित कुल भोज्य ऊर्जा की मात्रा। ठीक, पादप स्तर पर उत्पादित कुल भोज्य ऊर्जा की मात्रा, भोजन के रूप में जो ऊर्जा उत्पादित हो रही है इसको कहते हैं। मतलब सीधी सी बात है यार कि एक स्थान पर एक पादप, मतलब कुल जितने भी पादप हैं कितना भोजन कुल निर्मित कर रहे हैं, इसको कहते हैं हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, चलो इसको लिखते हैं जल्दी से, देखो पादप स्तर पर कुल निर्मित भोज्य ऊर्जा की मात्रा या कुल निर्मित भोज्य ऊर्जा की मात्रा, ये लिख सकते हैं, मात्रा सही है, या निर्मित भोज्य ऊर्जा कह सकते हैं। सेकेंड आता है बच्चों नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसका मतलब यह है कुल प्राथमिक उत्पादकता। नेट का मतलब होता है कुल, यानी एक पादप जो, मतलब किसी स्थान पे जितने भी पादप है जितने ही टोटल भोजन निर्मित कर रहे हैं वो तो क्या है सकल प्राथमिक उत्पादकता। और कुल या नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, उस जितनी निर्मित टोटल भोजन है उत्पादकों द्वारा, उसमें से अपने लिए श्वसन के द्वारा जो भोजन ये उपयोग कर लेते हैं, इसके बाद बचे हुए भोज्य पदार्थ की मात्रा। बात समझ आ रही? फिर से ध्यान से सुनो। मान लो मैं एक प्लांट की बात करती हूँ, एक बड़ा सा वृक्ष है और उसने टोटल कुछ भोजन बनाया, उसको तो हमने पहला वाला कह दिया ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और जो भोजन वो श्वसन के, भाई श्वसन क्या करता है, भोजन को ऑक्सीडाइज करके उससे ऊर्जा प्राप्त करता है ना। तो इनमें से पौधे या वो वृक्ष जो अपने लिए भोजन उपयोग कर लेता है अन्य कार्यों में, इसके अलावा जो बचा हुआ भोजन है जो अगले पोष स्तर को उपलब्ध होगा, या कहते हो जो संचित खाद्य पदार्थ है अगले पोष स्तर को उपलब्ध होगा, उसे हम लोग कहते हैं बच्चों यहाँ पे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये बात समझ आई? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी उसको कहते हैं, है ना। चलो तो जल्दी से लिखते हैं कुल प्राथमिक उत्पादकता। चलिए तो क्या लिखा जाए, चलो बताओ भाई। इसमें आपको बताना है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन, श्वसन। ठीक, तो जैसे मान लो ये ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है ना, इसको बच्चों हम लोग शॉर्ट में GPPV लिखते हैं। ठीक, और ये क्या है NPP, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो आप तो एक शॉर्टकट डेफिनेशन डाल दो, GPP माइनस श्वसन, यानी श्वसन के द्वारा जो यहाँ से उपयोग हो गया उसको माइनस कर दो, यही तो हुआ ना। तो आप लिखो पादपों में संचित खाद्य की मात्रा
संचित खाद्य की मात्रा। बच्चों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, ताकि ये वीडियो सभी ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच सके। बच्चों, आपके इतने अपार स्नेह के कारण हमारी पूरी मोशन टीम इतनी ज़्यादा मोटिवेटेड है और बेस्ट कंटेंट आपको उपलब्ध कराने के लिए हम सभी तत्पर हैं। जो अगले पोष स्तर को उपलब्ध हो, जो अगले पोष स्तर यानी इनको खाने वाले जो जंतु हैं उनको उपलब्ध हो रही है, अगले पोष स्तर को उपलब्ध हो। पोष स्तर का मतलब क्या है? इनसे पोषण लेने वाला जो अगला मतलब जंतु हैं उनकी बात कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। अगले पोष स्तर को उपलब्ध है। बच्चों, यहाँ आपसे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की परिभाषा पूछी गई है, ठीक है। तो इसको भी टिक करो आराम से, बड़े प्यार से, और लिख दो यहाँ पे नीट, आराम से बिल्कुल अंडरलाइन करो, प्यार से लिख दो बच्चों नीट, क्योंकि ये आया हुआ है, आपसे अलग अलग पूछा जाता है। आपको इस तरह से समझना है कि पादपों में उपस्थित संचित खाद्य पदार्थ पादप के खुद के उपयोग करने के बाद जो बचा भोज्य पदार्थ है उसको हम लोग कहते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। बच्चों, एक चीज़ जान के आपको बड़ी हैरानी होगी कि अगर हम लोग वैश्विक रूप से देखें तो 170 बिलियन टन कुल उत्पादित भोज्य पदार्थ की मात्रा है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, ठीक है। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? 170 बिलियन टन, और उसमें से केवल और केवल 55 बिलियन टन ये जो है यहाँ पे समुद्री पादपों द्वारा जो है बनाए जाते हैं। इसका मतलब प्रतिवर्ष अगर देखा जाए तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्रतिवर्ष जो है वो समुद्र द्वारा कितनी हो गई? 55 बिलियन टन। अब आप 150 में से 55 माइनस करेंगे बच्चों, तो आप समझ सकते हो जो आगे का बचा, 170 बिलियन टन है जो वैश्विक रूप से उत्पादित या नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो 170 बिलियन टन है, और जो समुद्री पादपों द्वारा उत्पादित है वो केवल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी 55 बिलियन टन है। तो प्रतिवर्ष अगर देखा जाए स्थलीय पादपों के द्वारा तो यार 170 में 55 हटा दो, कितना बचा? 115 बिलियन टन। ये नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसकी हो गई? स्थलीय पादपों की। ये आपको एक डेटा लिखना है, चलो जल्दी से लिख दो। वैश्विक, मैं यहाँ कलर चेंज करके लिख रही हूँ बच्चों, या विजिबल हो जाए ये, तो यहाँ मैं लिख रही हूँ वैश्विक नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितनी है? 170 बिलियन टन, 170 बिलियन टन प्रति वर्ष, यानी पर ईयर मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब यही चीज आपको लिखना है समुद्री पादपों द्वारा, तो इसको समुद्री पादपों द्वारा मैं क्या बता रही हूँ? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी सबके लिए ये यूज़ करना, तो कितना हो जाएगा? 55 बिलियन टन, 55 बिलियन टन पर ईयर, राइट। तो यही चीज़ अगर मैं स्थलीय पादपों के लिए लिखूँ, स्थलीय पादपों द्वारा, तो आप लिखेंगे कितना हो जाएगा? 115 बिलियन टन्स पर ईयर। ये डेटा बच्चों आपको लिखना है। और सबसे ज़्यादा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो देखी गई वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की है। तो अगला आप लिखेंगे सबसे अधिक नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की है। उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट बच्चों, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी तो मैंने बता दिया उत्पादित जंतु स्तर पर, उत्पादकता जंतु स्तर पर। बच्चों एक चीज़ और है, आपको ये जान के हैरानी होगी कि जो उत्पादक है वो श्वसन द्वारा केवल 20% ऊर्जा का ही
हास होता है उनमें। लेकिन जो शाकाहारी हैं उनमें श्वसन द्वारा 30% ऊर्जा का जो है हास होता है। और अगर हम मांसाहारियों की बात करें तो उसमें जो है कुल ऊर्जा की हानि श्वसन द्वारा 60% तक है बच्चों। तो आप सोच सकते हैं कि इनमें ऊर्जा की हानि किसके द्वारा कितनी है, क्योंकि बच्चों अगर आप देखेंगे ना तो इसमें जो ठीक है शाकाहारी है, पाचन में और इन सब में भी ऊर्जा की ज़रूरत होती है, तो और उसके बाद ऊर्जा निर्मित होगी, तो ऊर्जा की हानि श्वसन के द्वारा कितनी है ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगला एक स्टेटमेंट लिखो, श्वसन द्वारा ऊर्जा हानि पादपों में ये आ जाएगी 20%। दूसरा आप लिखेंगे श्वसन द्वारा ऊर्जा हानि शाकाहारियों में ये आ जाएगी 30%। और श्वसन द्वारा ऊर्जा हानि मांसाहारियों में ये आ जाएगी 60%। ये एक डेटा है जस्ट जो आपको याद रखना है। वैसे नहीं पूछा जाता लेकिन पहले एम्स के क्वेश्चन में आया हुआ है, तो नेक्स्ट कमिंग एग्जाम में आने की संभावना हो सकती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। ये तो हम लोगों ने पूरा पढ़ा प्रोडक्टिविटी। अब आपको ये देखना है कि उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। मेरे ख्याल में ये कंप्लीट हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक क्या हो सकते हैं बच्चों? वातावरणीय दशाएं, जैसे पोषक तत्व हो सकता है, यानी आप कह सकते हो उपलब्ध पोषक तत्व। फिर पादप जाति के प्रकार, किस प्रकार का जो है वो किस जाति का वो पादप है, इस पर डिपेंड करता है। तीसरा है उसके कि उसमें जो क्या कहते हैं फोटोसिंथेटिक एबिलिटी या प्रकाश संश्लेषण जो उसकी लक्षण है या जो कैपेसिटी है वो कितनी है, इन सारी बातों पे निर्भर करता है। ठीक है, तो अगला हम लोग बच्चों, पहले जल्दी से आप इसको देखो, और अगला हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं कि कौन से कारक हैं जो इनको प्रभावित करते हैं, उत्पादकता को प्रभावित करते हैं। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जल्दी से इसको आप लोग नोट करिए। अगला हम लोग देखते हैं कौन कौन से कारक इसको प्रभावित करेंगे। मेरे ख्याल में शायद अगर यहाँ आ जाए, चलिए यहाँ पे मैं कोशिश करती हूँ हो जाए तो इसको लिख लेती हूँ। यहाँ पे नोट करते हैं हम लोग उत्पादकता को प्रभावित करने कारक, उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, 4 कारक आपको लिखना है, करने वाले कारक। अब 4 कारक कौन से हैं देखो यहाँ पर। यहाँ बच्चों नंबर 1 लिख रही हूँ मैं, पादप जाति का प्रकार। जैसे आप लोग देखते हो ना C4 प्लांट्स, जो C4 पादप होते हैं उनमें उत्पादन क्षमता C3 पादपों से ज़्यादा होती है, इसलिए आप लिखोगे यहाँ पे पादप जाति का प्रकार। कुछ ऐसे पादप होते हैं जिनमें उत्पादकता ज़्यादा होती है, कुछ होगी जिनमें कम होगी। दूसरा लिखोगे वातावरणीय दशाएं, क्या सूटेबल इन्वायरमेंट है या नहीं है ये देखना पड़ता है, वातावरणीय दशाएं। तीसरा लिखेंगे उपलब्ध पोषक पदार्थ, उपलब्ध पोषक पदार्थ। और चौथा इसमें लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण की दक्षता, किस दक्षता से वो प्रकाश संश्लेषण संपन्न करता है, प्रकाश संश्लेषण की दक्षता। ये सारे जो हैं बच्चों यहाँ पे आप देखिए, ये सारे आपने जो लिखे हैं ये सारे जो हैं यहाँ पर कारक हैं
जो उत्पादकता को प्रभावित करते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से फटाफट इसको लिख लीजिए। बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई है तो बाकी के कंटेंट के लिए इस नंबर पे कॉल करें 180021217999। थैंक यू।